तो सबसे पहला क्वेश्चन बात करें दोस्तों, निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है। 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से बताना है कि क्या एक पशु ऊतक नहीं है। इसके राइट आंसर बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर बात करें पशु ऊतक क्या है, तो पशुओं या जंतुओं में मुख्यतः 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, तो उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। इस प्रकार से आपसे पूछा है कि कौन सा एक पशु ऊतक नहीं है, तो इनमें से वो ऑप्शन नहीं है कि कौन, ये चारों ही पशु ऊतक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विकास के सिद्धांत से संबंधित है। 4 ऑप्शन है, आपको इसे बताना है, तो इनमें से जो विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित यानी कौन लाया था। तो इसका राइट आंसर बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने जैविक विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में 1859 ईस्वी में प्रकाशित किया था। उन्होंने माना कि जीव प्रजातियां अपने वर्तमान स्वरूप में लंबे समय से चल रहे क्रमबद्ध जैविक विकास के परिणाम से आई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पौधों में किस ऊतक के कारण लचीलापन होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो पौधों में लचीलापन होता है वो किस ऊतक के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बी, यानी कोलेन काइमा के कारण पौधों में लचीलापन होता है। इनमें कोलेन काइमा ऊतकों की उपस्थिति के कारण होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों जैसे पत्ती और तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या प्रजातियों की संख्या के स्थिर बने रहने से संबंधित है। आपको बताना है प्रजातियों की संख्या से स्थिर बने रहने से क्या संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रजनन हो जाएगा। वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है प्रजनन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, संयोजी ऊतक खाली स्थान है से निकलते हैं, यानी संयोजी ऊतक इनमें से किससे निकलते हैं। राइट आंसर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य जन स्तर। जो प्रारंभिक भ्रूण में एक्टोडर्म और एंडोडर्म स्तरों के बीच में मीसोडर्म या मध्य जन स्तर होता है, मेसोडर्म से ही संयोजी ऊतकों का निर्माण होता है। दोस्तों आपका जो आगामी एग्जामिनेशन है उस ग्रुप डी, उसके लिए बहुत सारे अच्छे ई बुक्स मैंने बनाए हैं जो निश्चित तौर पे आपको लेके प्रिपरेशन को और स्ट्रांग करना चाहिए। देखिए जीके के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, 70 ज्यादा टॉपिक मैंने जीके के जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं टॉपिक वाइज, जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है, तो आप टॉपिक वाइज सारा स्टैटिक जीके एंड जीके खत्म कर सकते हैं इस ई बुक से, जिसमें सारे टॉपिक एक साथ इनबिल्ड किए गए हैं। तो इस ई बुक को आप जरूर ले लीजिएगा और जितने भी टॉपिक हैं सबको रिवाइज कर दीजिए, क्योंकि सारे आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। एंड साइंस का देखिए आपका वेटेज 25 नंबर के आपकी परीक्षा में, तो 1000 क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें आपके पिछले 10 वर्षों में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के प्रश्न जो बार बार पूछे गए कंप्लीट डिटेल के साथ इसे भी कवर किया गया है। दूसरा ई बुक एंड थर्ड ई बुक दोस्तों मैथ का है। दोस्तों मैथ का ये 500 क्वेश्चन का सुपर गेस्ट क्वेश्चन रेडी किया गया है स्पेशली रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन जो 2022 में होने वाला है। सभी प्रश्नों के हल आपको दिए गए हैं नवीनतम पैटर्न पर आधारित, जिससे कि आप सभी जो क्वेश्चन उनके प्रैक्टिस करके एग्जामिनेशन में जाएं। ये तीनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको निश्चित तौर पे आपको इसे लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है, लेके सारे का प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए और एकदम अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिए। वसा ऊतक इनमें से किसमें उपस्थित होते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो वसा ऊतक होता है इनमें से किसमें उपस्थित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सब क्यूटेनियस लेयर। वसा ऊतक विशिष्ट प्रकार के संयोजी ऊतक हैं, विकल्पों से ये सब क्यूटेनियस लेयर में उपस्थित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनरिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। जो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक इनमें से कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी जोसेफ लिस्टर, जो कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। एडवर्ड जेनर की बात करें तो ये चेचक के टीके की खोज की थी। लुई पाश्चर की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये स्वतः जननवात तथा पाश्चराइजेशन की खोज की थी। और विलियम हार्वे की बात करें तो इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा गलत है। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन है इनमें से, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जोसेफ लिस्टर जो कि कुष्ठ रोग का उपचार, ये गलत है। जोसेफ लिस्टर की बात करें दोस्तों तो ये एंटीसेप्टिक सर्जरी से संबंधित हैं। और जो तीनों हैं, जोनास ई सॉल्क वो पोलियो के विरुद्ध टीका की खोज की थी, अलेक्जेंडर की फ्लेमिंग की बात करें तो पेनिसिलिन की खोज की थी, और एडवर्ड जेनर की बात करें तो चेचक के विरुद्ध टीकाकरण खोज की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि जो बैक्टीरिया से कौन सा रोग इनमें से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी तपेदिक जो होता है वो बैक्टीरिया से नामक से होता है। तपेदिक जिसे हम टीबी कहते हैं दोस्तों, रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जीवाणु द्वारा होता है। इसे हिंदी में एचमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यक्षमा भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यदि आप रेलवे एसएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपके लिए टॉप बैचेज 22 जून से ला रहे हैं, जिनके साथ साथ दोस्तों आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, सारे एग्जामिनेशन के सेशन कवर कर सकते हैं और आपको मॉक टेस्ट एंड रेज एंड फीचर्स भी दिया जाता है। तो विजय बैच सीजीएल सीएचएसएल के लिए देखिए 22 जून से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों कंप्लीट बैच जनरल स्टडीज 22 जून से स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे ऐसे बैचेज हैं लाइक मिशन बैच दिल्ली पुलिस के लिए, लक्ष्य बैच सीपीयू के लिए, एम बैच एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए, एम बैच जीडी कांस्टेबल के लिए, सारे देखिए 22 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि आप कंप्लीट कवर करके देगा सारा का सारा सिलेबस आपको। पूरे पाठ्यक्रम देखिए आपका पूरा का पूरा रेलवे एग्जामिनेशन के लिए भी 22 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो आप फटाफट इसे एनरोल कर लीजिएगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेके। और दोस्तों इसके अलावा रेस फीस जो कि आपका आस्क डाउट फीचर देता है, आप कभी भी अपने डाउट सेंड कर सकते हैं अनअकैडमी को और उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। तो अनअकैडमी प्लस फीचर्स के लिए आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा और कोड इस्तेमाल करेंगे OJ10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए। अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है। इनमें से आपको बताना है कि जो अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सॉरी, कवक से बनता है। अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन कवक पेनिसिलियस नाइटेयम तथा पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है। अगर इसके खोज की बात करें दोस्तों तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज वर्ष 1928 में की थी। ये भी आप लोगों जरूर याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लाइकेन 2 जीवों का सहजीवन माना जाता है, वह सूक्ष्म जीव है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो लाइकेन है 2 जीवों का सहजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शैवाल और कवक। लाइकेन 2 जीवों का सहजीवन माना जाता है जिसमें शैवाल और कवक सहजीवन व्यतीत करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी हैजा जो है वो जीवाणु के कारण होता है। हैजा जिसे हम कोलेरा भी कहते हैं, वाइब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से, जबकि चेचक की बात करें हम तो ये स्मॉल पॉक्स वायरस से, और पेचिस की बात करें तो ये एक्ट अमीबा हिस्टोलिटा से, तथा इन्फ्लुएंजा नामक संक्रमण रोग इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वायरस से फैलता है। ये भी मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि वायरस से कौन सा रोग फैलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी इन्फ्लुएंजा। अभी मैंने आपको बताया था इन्फ्लुएंजा जो कि वायरस से फैलता है। टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है। अभी मैंने आपको बताया है, तो आपको बताना है कि डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बैक्टीरिया तथा वायरस क्रमशः। डिप्थीरिया और कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक बैक्टीरिया द्वारा, तथा इन्फ्लुएंजा जो कि आर्थोमिक्सो वायरस द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रतिजैविक जो कि एंटीबायोटिक
सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं और इनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है कि कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुष्ठ रोग जो है वो जीवाणु संक्रमण के कारण, जो कि माइकोबैक्टीरियल लेप्री नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है, यानी इनमें से किसके द्वारा दूध को खट्टा किया जाता है? इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से ही दूध को खट्टा किया जाता है, जो कि लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया द्वारा ही दूध यानी दही को खट्टे में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है, आपको बताना है। इनमें से 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, क्योंकि न्यून तापमान पर जीवाणुओं की वृद्धि तथा उपापचयी क्रियाएं कम हो जाने से ये निष्क्रिय हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस रोग का चयन करें जो कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सीधे नहीं फैलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड ये भी क्वेश्चन है, बताना है कि कौन सा वो रोग है जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सीधे नहीं फैलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी टिटनेस है, जो कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य में सीधे नहीं फैलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एड्स वाले को आवश्यक रूप से HIV संक्रमण होता है, इससे क्या तात्पर्य है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी यदि आपको एड्स यानी HIV है तो आपको HIV होगा, यानी सॉरी यहाँ अगर आपको एड्स है तो आपको HIV जरूर होगा। HIV जो कि संक्रमण की अंतिम अवस्था है, अतः यदि एड्स होगा तो HIV निश्चित होगा, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि HIV संक्रमित व्यक्ति को एड्स हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एड्स का अर्थ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। एड्स का पूरा नाम या एड्स का फुल फॉर्म ये क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। या तो फुल फॉर्म कह लीजिए या तो इसका पूरा नाम या इसका अर्थ। एड्स का ये जरूर आता है मैक्सिमम एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एड्स फैलता है, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, मतलब एड्स किसके द्वारा फैलता है? 4 ऑप्शन है आपके पास दिया है, इनमें से बताना है कि जो एड्स है वो किसके द्वारा फैलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी शारीरिक संपर्क से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पैरासीटामॉल उपयोग में लाया जाता है, इनमें से आपको बताना है कि जो पैरासीटामॉल है वो किसके उपयोग में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी शरीर के दर्द निवारण में। पैरासीटामॉल का उपयोग शरीर के दर्द निवारक तथा बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। इसे ज्वरनाशक दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? 4 दवा है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी एंटीबायोटिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पेनिसिलिन, जो कि पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक है। इसकी खोज की अगर बात करें तो दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ष 1928 में इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में है हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑक्सीजन का अवशोषण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य है वो ऑक्सीजन का अवशोषण करना है, क्योंकि राइजोबियम जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करता है। लेग हीमोग्लोबिन पौधों में ऑक्सीजन के वाहक के रूप में भी कार्य करता है। तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे हमारे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।